नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है प्रदीप महातो ने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है। प्रदीप जी ने कहा है कि हम एसआईपी नहीं करते हैं लेकिन हर महीने पैसे जमा करते हैं, यानी परचेज तो हर महीने करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। तो ये मेरा फैसला कैसा है प्रदीप जी? अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं हर महीना और सेम डेट को, तो फिर आप एसआईपी करें या अपने आप करें, आपके रिटर्न्स सेम ही होंगे। लेकिन देखा ये गया है कि जब आप एसआईपी करते हैं तो ऑटोमेटिकली अकाउंट से पैसा डेबिट होता है और यहाँ पर डिसिप्लिन बना रहता है। हालांकि आप कह रहे हैं कि आप रेगुलरली हर महीने करते हैं, लेकिन पता नहीं ये कब तक चल पाएगा, क्योंकि कई बार मार्केट में उतार चढ़ाव की स्थिति होती है। तो ऐसे में इन्वेस्टर सोचते हैं ठीक है इस बार नहीं करते हैं, अगली बार कर लेंगे, या इस तरह से मतलब डिसिप्लिन टूट जाता है। तो इसलिए एसआईपी बेहतर होती है। अदरवाइज़ अगर आप इतने डिसिप्लिन हैं कि हर महीना आप एक निश्चित तारीख को सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिटर्न्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एक बात यहाँ पर और बताना चाहूँगा। आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति जब लोन लेता है तो उसकी ईएमआई वो उस महीने से पे करना शुरू कर देता है, और ये बहुत रेयर होता है कि ईएमआई बाउंस होती है, बट इन जनरल तो ईएमआई टाइम से पे होती रहती है। लेकिन यदि देखा जाए कि पास्ट में उस महीने से पहले जब से ईएमआई शुरू हुई है, क्या वो व्यक्ति उतना पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा था, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा नहीं हो रहा था। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर चीज़ें फिक्स हो जाती हैं कि ये होना ही है, तो वो आराम से होता रहता है। लेकिन जहाँ पर कंट्रोल अपने हाथ में होता है कि हम करेंगे, लेकिन कई बार कर नहीं पाते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि डिसिप्लिन सब लोगों में नहीं होता है, इसलिए देखा जाता है कि एसआईपी एक कंपल्सरली इन्वेस्ट करने का अच्छा तरीका बन जाता है। लेकिन अगेन, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, यदि आप एक डिसिप्लिन पर्सन हैं तो बिल्कुल आप अपने आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है विपिन कुमार चौरसिया ने। विपिन जी का सवाल ये है कि बंधन टैक्स एडवांटेज और डीएसपी टैक्स सेवर में से कौन सा अच्छा रहेगा, और साथ ही और कोई दूसरा यदि मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो वो जानना चाहते हैं। तो विपिन जी, बंधन टैक्स एडवांटेज और डीएसपी टैक्स सेवर दोनों ही अच्छी स्कीम है। दोनों में से यदि एक चुननी हो तो मेरे हिसाब से बंधन टैक्स एडवांटेज फंड और भी बेहतर है, और आप चाहें तो दोनों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जानना चाहा तो मेरे एसेट टैक्स सेवर और पारंपरिक टैक्स सेवर फंड्स भी अच्छे फंड्स हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है उत्कर्ष रावत ने। उत्कर्ष जानना चाहते हैं कि 10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ कौन सा मल्टी कैप फंड अच्छा रहेगा। तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप या फिर निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है अंजू अग्रवाल ने। अंजू जानना चाहती हैं कि क्या अक्टूबर में सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में परचेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज़ 2 की बात कर रही हैं जो कि सितंबर में जारी हुई थी, वो भी सेकेंडरी मार्केट से आप बाई कर सकती हैं, या फिर कोई भी पुरानी सीरीज़ आप सेकेंडरी मार्केट से बाई कर सकती हैं। क्योंकि आप जानती होंगी कि जब इशू ओपन होता है उस वक्त आप डायरेक्टली बाई करती हैं आरबीआई से थ्रू योर बैंक और ब्रोकर, लेकिन आप इसी तरह से सेकेंडरी मार्केट से आप इन्हें बाई कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों ने पहले से ये बॉन्ड्स बाई किए हुए हैं और वो बेचना चाहते हैं तो उन्हें दूसरा व्यक्ति बाई कर सकता है। तो इस तरह से आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की सीरीज़ 2 या उससे पहले की जो भी सीरीज़ अवेलेबल हैं उन्हें आप बाय कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा मनीषा पी ने। मनीषा जानना चाहती हैं कि यदि उन्हें 15,000 पर मंथ की एसआईपी करनी है तो लार्ज, मिड, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो मनीषा जी, ऐसा है कि अगर आप 5 साल के लिए निवेश करना चाहती हैं तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप को आप स्किप कर सकती हैं। आप
5 साल के नज़रिए से एक बैलेंस एडवांटेज फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। और बैलेंस एडवांटेज फंड में यदि आप एक अग्रेसिव बैलेंस एडवांटेज फंड को कंसिडर करना चाहें तो एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड एक शायद सही चॉइस हो सकती है, या फिर आप मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड को भी कंसिडर कर सकती हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को कंसिडर करें। ये एक अच्छा फंड है जिसमें लार्ज एंड मिड कैप दोनों का एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। साथ ही आपने कहा है कि फ्लेक्सी कैप फंड, और फ्लेक्सी कैप के लिए आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर कर सकती हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मनीष जोशी जी ने। मनीष जी का सवाल यह है कि वो 22,000 रुपये पर मंथ की SIP कर रहे हैं और 10 साल का उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। मनीष जी ने बताया कि वो दिल्ली के रहने वाले हैं और 49 ईयर्स की उनकी एज है। तो जानना चाहते हैं कि 10 साल में कितना पैसा बन सकता है। तो मनीष जी, आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम सिंपल एक कैलकुलेशन करने के लिए 12% का CAGR यहाँ पर लेकर चलें, क्योंकि हिस्टोरिकल हमने देखा है कि इक्विटी में 12% या उससे अधिक का रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट हो पाया है, तो उसको देखते हुए हमें कैलकुलेशन कर लेते हैं और यहाँ पर करीब 49 लाख रुपीज़ आपके इकट्ठा हो सकते हैं। और क्योंकि 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी इनकम समय के साथ बढ़ती रहेगी, तो यदि 10% से आप स्टेप अप करें अपने इन्वेस्टमेंट को, यानी कि हर साल जो SIP की अमाउंट है उसको 10% से बढ़ाते रहें, तो यहाँ पर आपके पास करीब 72 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं 10 ईयर्स में। तो मैंने दोनों कैलकुलेशन आपको बता दी हैं। और अब बात करते हैं स्कीम्स की जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 6,000 पर मंथ। ये एक अच्छी स्कीम है, आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में 5,000 रुपीज़, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ में 3,000 और SBI स्मॉल कैप में 3,000। तो आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप सभी में इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ ही आपके पास एक बैलेंस एडवांटेज फंड भी है। तो मेरे हिसाब से अच्छा पोर्टफोलियो है, स्कीम्स भी अच्छी हैं, तो आप इन स्कीम्स के साथ बिल्कुल आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, हर साल हो सके तो 10% से अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाइए, और यदि ऐसा संभव ना हो तो समय समय पर जितना भी हो सके अधिक से अधिक आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें। ऑल द बेस्ट टू यू। तो मुझे उम्मीद है जिन सवालों के मैंने आज जवाब दिए वो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। आप इसी तरह से अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।